एक चौराहा होता है और उस चौराहे पर कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्यूटी लगी होती है। उसमें से 2-3 सिपाही होते हैं और एक सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा होते हैं और ये पुलिस वाले ट्रैफिक को वहां से क्लियर कर रहे होते हैं। तभी दरोगा को एक मैसेज मिलता है और दरोगा को बताया जाता है कि कुछ ही देर में डीएम साहिबा यहाँ से गुजरने वाली हैं। तभी वो अलर्ट हो जाते हैं और ट्रैफिक को क्लियर करने में जुट जाते हैं और थोड़ी ही देर में डीएम मैडम की कार वहां से गुजरती है। जैसी डीएम मैडम की कार आती है, ये पुलिस वाले उस ट्रैफिक को पूरी तरह क्लियर करके और मैडम की गाड़ी निकालने लगते हैं। लेकिन उसी दौरान डीएम साहिबा की नजर पड़ती है उस दरोगा पर और जैसी उस दरोगा पर नजर पड़ती है तो डीएम साहिबा कुछ सोचने लगती हैं और जैसी गाड़ी आगे बढ़ती है डीएम साहिबा की, तभी डीएम साहिबा अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए बोलती हैं। इतना सुनकर ड्राइवर थोड़ा सा घबरा जाता है और पूछता है, मैम कोई गलती हो गई क्या मुझसे? डीएम साहिबा कहती है, नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई और अपने गनर से बोलती हैं कि जाकर वो जो दरोगा वहां पर खड़े हैं उनको बुला कर लाओ। वो गनर वहां जाते हैं और दरोगा से कहते हैं, आपको डीएम मैडम ने बुलाया है। इतना सुनते ही दरोगा जी भी परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या। तभी वो डरते डरते डीएम मैडम की गाड़ी के पास आते हैं और जैसे ही डीएम मैडम पर नजर पड़ती है एकदम से वो हैरान और परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे डीएम मैडम उनको देखती है तो एक जोरदार डीएम मैडम को वो सलूट मारते हैं और पूछते हैं कि मैडम मुझसे कोई गलती हो गई क्या। तभी डीएम मैडम कहती है, नहीं कोई गलती नहीं हुई, लेकिन तुम कल आकर मुझसे ऑफिस में रहो। और इतना कहकर वहां से चली जाती हैं। सवाल ये बनता है कि आखिरकार कौन है ये दरोगा और कौन है ये डीएम मैडम जिसको देखकर दरोगा एकदम से हैरान और परेशान हो गए। ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे वही एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची कहानी है वो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की। इंदौर में ही एक परिवार रहता है। उस परिवार में माता पिता और नीरज की पत्नी रहती है। नीरज की अभी हाल ही में एक दरोगा की भर्ती निकलती है और उस पर उस नीरज की ज्वाइनिंग हो जाती है और अभी 6 महीना पहले ही नीरज की आस्था से शादी हुई थी और ये परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। और शादी के 6 महीने बाद एक सरकारी वैकेंसी निकलती है और जब नीरज को उस वैकेंसी के बारे में जानकारी होती है तभी वो घर जाते हैं और आस्था से कहते हैं कि आस्था, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दो, एक वैकेंसी निकली है और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूं तो तुम्हारी भी सरकारी जॉब लग जाएगी और मेरी भी जॉब लग गई है, तुम्हारी भी जॉब लग जाएगी। इससे हमारा जीवन और भी आसान हो जाएगा। लेकिन आस्था कुछ नहीं बोलती है और आस्था चुपचाप सुन रही होती है। तभी दोबारा नीरज कहता है, तुमने सुना नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स दो, मुझे तुम्हारा फॉर्म भरना है। तभी आस्था के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तभी नीरज कहता है, तुमने मुझसे क्या झूठ बोला और क्या मुझसे छिपाया? तभी आस्था कहती है कि दरअसल मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और 9th क्लास तक पढ़ा है मैंने और 9th क्लास के बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। जब आपका रिश्ता आया तो मैंने अपने पिता से साफ साफ मना कर दिया था कि अभी मेरी शादी मत करो, लेकिन आपके घर वाले और मेरे घर वालों ने कहा कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये बात नीरज को नहीं बताना कि तुम कम पढ़ी लिखी हो। और आपके घर वालों ने और मेरे घर वालों ने मिलकर ये रिश्ता तय कर दिया और मेरी शादी करवा दी। इतना सुनकर नीरज गुस्से से लाल हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज नीरज के माता पिता सुन लेते हैं और वहां पर आ जाते हैं और वो नीरज से पूछने लगते हैं कि तुम बहू को क्यों डांट रही हो। नीरज कहता है कि ये बात आपने भी मुझसे छिपाई कि आस्था कम पढ़ी लिखी लड़की है। तभी नीरज के माता पिता कहते हैं, दरअसल हमने ये बात इसलिए छिपाई कि आस्था एक घरेलू लड़की है और घरेलू कामों में अच्छी तरह से वो निपुण है और तुम कमाते हो और आस्था घर का काम संभालेगी। इससे तुम दोनों का जीवन एक सुखी जीवन गुजरेगा।
और यही सोचकर हमने तुम्हारी शादी आस्था से करवा दी। इतना सुनकर नीरज गुस्से से वहां से चला जाता है और बहू को रोते देख नीरज के माता पिता बहू को समझाने लगते हैं कि बेटा अभी नीरज गुस्से में है और जब जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त के चलते नीरज और आस्था के बीच में रिश्ते और खराब होने लगते हैं और अब आए दिन जब भी उसको मौका मिलता नीरज को तो वो अपमानित करने से नहीं चूकता था और हमेशा आस्था को ताने मारता कम पढ़ी लिखी लड़की होने का, जाहिल गंवार होने का। अब दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। जब जब उसको मौका मिलता, जब जब आस्था को नीरज अपमानित करने लगा था। जब बात ज्यादा बढ़ने लगी तभी आस्था ने नीरज के माता पिता से शिकायत की कि नीरज का व्यवहार अच्छा नहीं है। लेकिन नीरज के माँ बाप ने आस्था को समझाया कि गुस्सा है, अभी कुछ दिन बाद शांत हो जाएगा। लेकिन नीरज का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था और एक दिन आस्था ने अपने पिता को फोन कर सारी बात बताई। तभी आस्था के पिता ने भी समझाया कि बेटी वही तुम्हारा घर है और उसी घर में तुम्हें रहना है और कोशिश करो कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। तब पिता की बात मानकर आस्था उसी घर में रहने का प्रयास करने लगती है। लेकिन पहले बात तानों तक थी, अब मामला ज्यादा बढ़ने लगा था और एक दिन नीरज गुस्से में आकर आस्था के ऊपर हाथ उठा देता है। इतना होने के बाद आस्था अब इस घर में बिल्कुल रहना नहीं चाहती थी क्योंकि अब बात हद से आगे बढ़ गई थी और ये बात अब आस्था के मान सम्मान की थी। तभी वो अपने मायके चली जाती है। लेकिन आस्था को यकीन था कि कुछ दिन बाद जब नीरज का गुस्सा शांत होगा तो मुझे लेने जरूर आएगा। लेकिन नीरज नहीं आता, अपने ही घर में मस्त रहता है और कुछ दिन गुजरने के बाद नीरज के भी माता पिता ने नीरज को समझाने की काफी कोशिश करी कि जाकर बहू को ले आओ। लेकिन नीरज कहता है कि अब मैं आस्था को लेने नहीं जाऊंगा और अब मैं उसको तलाक दूंगा। और एक दिन नीरज कोर्ट में तलाक का केस दाखिल कर देता है और कुछ दिन बाद आस्था के यहाँ कोर्ट का सम्मन पहुंचता है। जैसे ही आस्था कोर्ट का सम्मन देखती है तो उसे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगती है कि मैंने उस परिवार की और नीरज की भरपूर सेवा की और पूरी निष्ठा के साथ में उस परिवार का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन अब नीरज अगर उससे तलाक लेना चाहता है तो वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी और कोर्ट में पहुंचकर उससे लड़ाई लड़ती है और कुछ दिन के बाद में नीरज और आस्था का तलाक हो जाता है। आस्था घर में अकेली रह रही थी और यहाँ पर नीरज मस्ती से रह रहा था। आस्था का दुख आस्था के पिता से देखा नहीं जा रहा था और एक दिन आस्था से कहता है कि बेटी जीवन बहुत लंबा है और जो पैसा मुआवजे में मिला है उस पैसे से मैं तुम्हारी दूसरी अच्छी जगह एक शादी करता हूँ। तभी आस्था कहती कि नहीं पिताजी, अब मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी, अब मुझे अपने पैरों में खड़ा होना है। जिस कलंक से मैं उस घर से निकाली गई और तलाक हुआ, अब मुझे अपने पैरों में खड़ा होना है और अब मैं पढ़ाई करूंगी। अब वो 10वीं में दाखिला ले लेती है, 10वीं के बाद इंटर करती है, इंटर के बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करते वक्त ही उसको सिविल सर्विस के बारे में जानकारी होती है। अब वो ग्रेजुएशन करने के बाद में यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देती है और कड़ी मेहनत करती है, पूरी लगन से पूरी ताकत झोंक देती है यूपीएससी की तैयारी में और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो यूपीएससी क्लियर कर लेती है। ये बात जब आस्था के पिता को पता चलती है कि मेरी बेटी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और अपने मोहल्ले पड़ोस में और अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि मेरी बेटी अब कलेक्टर बन गई है। उसके बाद में आस्था अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करती है और फिर उसको एक जिले में बतौर कलेक्टर की पोस्ट में तैनाती मिल जाती है और वो अपनी पोस्ट को पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ निभा रही होती है। और एक दिन उन्हें किसी काम से कहीं जाना था, तभी वो अपने ड्राइवर और अपने गनर के साथ अपने ऑफिस से निकलती हैं और एक चौराहा पर जब जाती हैं तो उस चौराहे पर एक दरोगा दिखाई देता है जिसको वो पहचान जाती हैं कि ये मेरा एक्स हस्बैंड नीरज है। और जैसी गाड़ी आगे जाती है तो वो गाड़ी को रुकवाती है, बैक मिरर से फिर देखकर एक बार कंफर्म करती है कि नीरज ही है
और जब उनको ये बात कंफर्म हो जाती है कि नीरज है, तभी अपने गनर से नीरज को बुलवाती है। और नीरज जैसे ही उसके पास आते हैं तो एकदम से देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं और नीरज के पसीना आ जाता है। लेकिन जैसे ही मैडम की नजर मिलती है तो एकदम से जोरदार मैडम को सलूट मारता है और मैडम नीरज से कहती है कल मेरे ऑफिस में आकर मिलो। और इतना कहकर डीएम मैडम आगे निकल जाती हैं। लेकिन वहीं पर नीरज ये सोच सोच कर परेशान होता है कि ये तो कम पढ़ी लिखी थी और ये तो 9th तक ही पढ़ी थी, डीएम कैसे बन गई। इसी बात को जानकारी करने के लिए वो आस्था के गांव पहुंच जाता है और जब गांव वालों से जानकारी लेता है तो उसे पता चलता है गांव वाले आस्था की बहुत तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि तलाक होने के बावजूद भी आस्था टूटी नहीं और उसने कड़ी मेहनत के बाद भी उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया और लोग अब आस्था को सम्मान की नजरों से देख रहे थे। लेकिन यही गांव वाले लोग एक वक्त था जब आस्था को और आस्था के पिता को ताने मारा करते थे कि एक तलाकशुदा लड़की को घर में कब तक बैठाओगे और ये उम्र उसकी पढ़ने की है या कहीं शादी करने की है। लेकिन आज वहीं पर आस्था के कामयाब होने पर आज उन्हीं के गांव वाले तारीफ करते नहीं थकते थे। और फिर अगले दिन नीरज आस्था के ऑफिस पहुंच जाता है। जैसे ही ऑफिस में नीरज इंटर होता है तो सामने देखता है कि कुर्सी पर आस्था बैठी हुई है। लेकिन यहाँ पर नीरज को कुछ अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसलिए नजरें झुकाकर आस्था से बात कर रहा होता है। तभी आस्था उसको बैठने का इशारा करती है और नीरज वहीं पर बैठ जाता है। तभी नीरज डरते हुए पूछता है कि मैडम मुझसे कोई कल गलती हो गई क्या, मुझे क्यों ऑफिस बुलाया। तभी आस्था कहती है कि मैंने तुम्हें ऑफिस इसलिए बुलाया है कि मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना था। ये बात सुनकर नीरज चौंक जाता है और बड़े आश्चर्य से पूछता है कि मैडम मेरा धन्यवाद क्यों करना था। तभी आस्था कहती है कि अगर तुमने मुझे जलील न किया होता और मुझे ताने न मारे होते तो आज मैं डीएम नहीं बनती। तुम्हारी उन्हीं तानों ने मुझे आत्मनिर्भर बना दिया और आज तुम्हारे तानों की वजह से ही मैं डीएम की कुर्सी पर बैठी हुई हूँ। खैर छोड़ो इन सब बातों को, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल है। अब नीरज को और भी ज्यादा अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था और वो सोच रहा था कि मैंने कितना गलत व्यवहार किया आस्था के साथ में, लेकिन आस्था उन सब बातों को आज सकारात्मक के रूप में देख रही है। तभी वो कहता है कि आस्था मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो गलत किया और उसका मैं नतीजा भी भुगत रहा हूँ। तुमसे तलाक लेने के बाद में दरअसल मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली और वो लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है और अक्सर मेरे ऊपर दबाव बना कर रखती है और कहती है कि अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस लगा दूंगी। तभी आस्था कहती है खैर परेशान न हो, हर समस्या का हल होता है और कभी भी मेरी कभी कोई जरूरत पड़े कि मुझे याद कर लेना। और इतना कहकर नीरज को जाने के लिए बोलती हैं। नीरज ऑफिस से आ जाता है और जब शाम को आस्था अपने घर पहुंचती है तो पूरी बात अपने पिता को बताती है कि आज मेरी नीरज से मुलाकात हुई और सारी बात बताती है। तभी आस्था के पिता का सीना फख्र से फिर चौड़ा हो जाता है और वो सोचने लगते हैं कि जिस लड़के ने मेरे बेटी को इतने ताने मारे आज उसी के अफसर बनकर डीएम की कुर्सी पर बैठी हुई है। और फिर यूं ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन आस्था के पिता का फोन आता है आस्था के पास और बोलते हैं कि आस्था तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। तभी आस्था कहती है कि मैं पिताजी मैं अब शादी नहीं करूंगी, अब शादी जीवन में एक ही बार होती है, अब मैं कैसे किसी पर भरोसा कर लूं। लेकिन पिता उसको काफी समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं उस लड़के का नाम तो सुन लो, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नीरज है। नीरज का नाम सुनते ही आस्था एकदम से चौंक जाती है और अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी नीरज तो शादीशुदा है, हम दोनों के तलाक के बाद में नीरज ने तो दूसरी शादी कर ली थी। तभी आस्था के पिता कहते हैं कि दरअसल उसने आपसे झूठ बोला था, अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए उसने तलाक के बाद में कोई शादी नहीं की और जब तलाक हो गया तो तुमसे किए हुए बर्ताव का उसको बहुत ज्यादा पछतावा रहा। जब उसके घर वालों ने दूसरी शादी के लिए कहा तो उसने कहा कि अब मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगा
जब ये बात आस्था सुनती है तो आस्था भी शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर इसी प्रकार फिर इन दोनों की धूमधाम से शादी होती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।